याद है। चलिए, कुछ लोग के चेहरे बता रहे हैं हाँ कुछ हुआ तो था। तो हमने ये देखा था कि एक करंट स्टेट है हमारी, और एक है डिजायर्ड स्टेट। We all are looking to make transition from here to here. तो लोगों को पता है क्या लगता है कि लोगों को लगता है दिस इज द गैप, ये है वो गैप जो मुझे फुलफिल करना है। मेरे और मेरे जो भी चाहे फाइनेंशियल गोल्स हैं या और कोई गोल्स हैं, तो अभी मैं अगर 10 लाख महीना कमाता हूँ, मुझे 1 करोड़ पे पहुंचना था, 90 लाख इज माई गैप, दिस इज द गैप दैट आई हैव टू फिल। बट दैट्स नॉट ट्रू। ओके, this is not the real gap. This gap is just a symptom of something going on inside. So who is producing this current state? आपकी जो ये current state है, इस current state को पैदा कौन कर रहा है? What is causing this current state? कि आप जो भी current परिस्थितियों में अपने बिजनेस में या रिश्तों में, स्पेशली जिस एरिया को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जहां पे आप स्टक हैं, ये स्थिति पैदा किसने करी है? आपकी करंट स्थिति को पैदा किया है आपकी करंट आइडेंटिटी ने। जो आपका करंट सेल्फ है, दिस करंट सेल्फ इज प्रोड्यूसिंग द करंट स्टेट्स। हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड स्टेट? योर डिजायर्ड आइडेंटिटी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड स्टेट। सो द रियल गैप इज नॉट दिस वन, ये रियल गैप नहीं है। रियल गैप जो है वो जो गैप आपकी करंट आइडेंटिटी और डिजायर्ड आइडेंटिटी के बीच का गैप है, दिस इज द रियल गैप एंड आई कॉल इट SIG। SIG का मतलब है सक्सेस आइडेंटिटी गैप। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अलग अलग माध्यम से, अलग अलग क्वेश्चनर्स के जरिए ये पता लगाने का प्रयास करती है कि जो सेल्फ अभी करंट स्टेट को प्रोड्यूस कर रहा है और आपकी डिजायर्ड स्टेट को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल्फ क्रिएट करना है, उन दोनों के बीच में गैप कितना है, अंतर कितना है, व्हाट इज द रियल डिस्टेंस दैट यू हैव टू कवर। इसको कुछ ऐसे समझें कि सपोज करें कि अगर हमारे पास में एक व्यक्ति आता है जिसका वजन अभी 30 kg है, और इसको हमें ट्रेन करना है वेट लिफ्टिंग में ताकि ये 150 kg को उठा सके। तो मुझे पहले इसको वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए या पहले इस 30 किलो के इंसान को 60 किलो का बनाना चाहिए? कहाँ पे रियल वर्क करना चाहिए? वेयर इज द रियल वर्क? व्हाट इज द रियल डिस्टेंस? सो पहले इसको 30 वाले पे काम करके इसको इस लेवल पे ले आए कि जहाँ पे ये उस काबिलियत को पैदा कर दे। बिकॉज इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो फिर मशीन जल जाने वाली है, बर्नआउट होगा, एग्जॉशंस होंगे, राइट, स्ट्रेस होगा। तो कभी भी आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे खुद की एफिशिएंसी की बात हो, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्स्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमें पहले कहाँ काम करना है? अपने उस बीइंग पे काम करना है जो बीइंग डिजायर्ड स्टेट प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखता है। देखिए, जिन अदाओं से, अगर एक मनी का कॉन्टेक्स्ट लें, तो जिन अदाओं से आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्या वही अदाओं से 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। 1 करोड़ की अदाएं अलग हैं। और जिन अदाओं से आपने 1 करोड़ कमाना सीखा है, क्या उस अदा से आप 100 करोड़ कर सकते हैं? जी नहीं, 100 करोड़ की अदाएं अलग हैं। और जिन अदाओं से आपने 100 करोड़ किया, उन अदाओं से आप 1000 करोड़ नहीं कर सकते। 1000 करोड़ की अदाएं अलग हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक पॉइंट पे जिंदगी में 0 से 10 लाख पे पहुंच गए, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाए। कई लोग टर्नओवर में 0 से 1 करोड़ पे पहुंच गए, लेकिन अब वो करोड़ में ही खेल रहे हैं। इस करोड़ को 10 करोड़ या 100 करोड़ ये नहीं कर पाए। यस और नो? राइट। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन अवर बीइंग। ठीक है, अपने बीइंग पे काम करना बहुत जरूरी है। बीइंग का आखिर मतलब क्या है वो भी जरा समझते हैं। बहुत हम यूज करते हैं बीइंग,
बट व्हाट डज इट इवन मीन, इसका मीनिंग क्या है जब हम बीइंग की बात करते हैं? तो ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी हमें बहुत डिफरेंट तरीके से कंडीशन करती है। आप लोगों ने अगर एक मॉडल सुना हो, हैव डू एंड बी, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, सुना है तो भी कोई बात नहीं। तो हमारा पैराडाइम ज्यादातर किस तरीके से काम करता है? इस तरीके से काम करता है कि हमारा फोकस हैव पे है। ये ये जोन है हैव जोन, फिर ये जोन है डू जोन, और फिर ये है बी जोन। ओके, इफ आई हैव मनी आई विल डू बिजनेस, देन आई विल बिकम रिच। If I have car, I will move in my car to many places and then I'll be happy, right? So ये हैव जोन में बहुत सारे लोग हैं। हैव जोन में जितने भी लोग हैं, हैव जोन में रहने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक वांट लगती, आई वांट टू हैव दिस कार, आई वांट टू हैव दिस बंगलो, आई वांट टू हैव फिट बॉडी, आई वांट टू। तो हैव जोन में रहने के लिए ओनली वन थिंग रिक्वायर्ड, दैट यू नीड टू वांट समथिंग। मुझे बताएं कि डज इट टेक एनीथिंग टू वांट समथिंग? एनीबडी कैन वांट एनीथिंग एट एनी टाइम, ओके। वांटिंग के लिए कोई स्पेशल फोर्स, कोई स्किल, नथिंग इज नीडेड। एवरीबडी कैन डे ड्रीम एंड एवरीबडी कैन वांट समथिंग। तो हैव जोन में वो लोग हैं जिनमें वांट है, और वांट के लिए तो कोई स्किल लगती नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि सपोज इफ 100 पीपल आर हियर इन हैव जोन, मुझे बताएं कि इन 100 में से कितने ऐसे होंगे जो डू जोन में होंगे, यानी कि जिनके पास में सिर्फ ड्रीम नहीं है, वांट्स नहीं है, डिजायर्स नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, इसके साथ साथ दे आर एक्चुअली पुटिंग एफर्ट, they are taking action to achieve that. Whether they are achieving or not, that's a different matter, but at least they are putting action and they are working toward it. तो कितने होंगे 100 में से? बताएं मुझे, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी विल बी एक्चुअली प्रेजेंट इन द डू जोन एज वेल? जो हैव जोन में तो रहते हैं, लेकिन डू जोन में कितने आएंगे? आप देखेंगे मुश्किल से कोई 10% भी, ज्यादा बोल दूं मैं, मुश्किल से 10% होंगे जो एक्चुअली डू जोन में होंगे। अब इस वाले जोन में आ जाए, बहुत सारे लोग इस जोन में हैं, लगभग 10%। हैव से कम है, लेकिन काफी सारे लोग डू जोन में हैं। दे आर डेडिकेटेड, दे आर पुटिंग एफर्ट, ये डेडिकेटेड हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। मगर क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो दे वांट टू अचीव समथिंग, मे बी दे वांट टू गेट प्रमोशन, और मे बी दे वांट टू बिल्ड बिजनेस, they want to become rich, they are doing hard work for it, maybe they are doing extra time as well, so they are doing as well। मगर क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो in spite of putting effort they are not having the results? एफर्ट लगाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं है इनके पास में। इनको कोई लेजी नहीं कह सकता, इनको कोई प्रोकेशनेटर नहीं कह सकता, दे आर वेरी डिसिप्लिन, पुटिंग एफर्ट, वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंट भी है, बट दे डोंट गेट द रिजल्ट्स। कितनों ने ऐसे लोग देखे हैं? दे आर डूइंग इट बट नॉट गेटिंग द रिजल्ट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। देखे हैं आपने ऐसे लोग? lot of effort, lot of work. In the end, they would say maybe some unknown force is there, that unknown force is controlling their outcome, right? When you are putting hard work, okay, when you're putting effort, or if you don't get result, it is very easy and tempting to put the blame on something unknown. Maybe I'm not lucky, maybe I'm not that, I'm not this. So आप कुछ ना कुछ, बट द रियल रीजन इज दैट बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो डूइंग तो कर रहे हैं, बट इन्होंने अपने बीइंग पे काम नहीं किया। यानी कि इनका जो माइंडसेट है, इनका जो बिलीफ है, इनकी जो स्किल लेवल है, इनकी जो कैपेसिटी है, वो इस लायक नहीं है कि उनके गोल तक उन्हें पहुंचा सके। सो विदाउट वर्किंग ऑन द बीइंग, इफ यू आर इन डूइंग जोन, आप स्ट्रगल बहुत कर रहे होंगे लेकिन यू वॉन्ट फाइंड द रिजल्ट। सो व्हाट इज द राइट डायरेक्शन? लोगों की डायरेक्शन ये है, दिस इज देयर डायरेक्शन, फ्रॉम हैव टू डू टू बी। इस तरीके से ये मूव करना चाहते हैं, हैव डू बी। बट नेचर डजंट वर्क लाइक दैट, नेचर बिल्कुल उल्टा काम करती है। सेंटर में आपके बी होना चाहिए, फर्स्ट वर्क ऑन बीइंग, फ्रॉम बीइंग, इफ इट इज इन योर बीइंग, कोई चीज आपके बीइंग में है,
तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डूइंग में रिफ्लेक्ट होगी, एंड इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर डूइंग, then it will reflect in your having as well. So this should be the arrow जो हमें लाइफ में फॉलो करना चाहिए. सो फर्स्ट कहाँ काम करना है? जो बीइंग करंट स्टेट को प्रोड्यूस कर रहा है उस पे काम करना है, और इतना काम करना है कि वो एक डिजायर्ड बीइंग में कन्वर्ट हो, जो डिजायर्ड बीइंग डिजायर्ड आइडेंटिटी को पैदा, डिजायर्ड रिजल्ट को पैदा कर सकता है. कितनों को बात समझ में आई है? समझ में आई है तो जरा सेम पेज लिखें चैट बॉक्स में. अच्छा, बीइंग का मतलब क्या है ये भी बता दूं आपको. बीइंग मीन्स व्हाट? नो, बीइंग का मतलब क्या? बीइंग पे काम करने का मतलब क्या? बीइंग का मतलब देखिए, बीइंग इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स. बीइंग इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, योर आइडेंटिटीज, योर बिलीफ सिस्टम्स, योर वैल्यूज, योर थिंकिंग, योर इमोशन इंटेलिजेंस, योर conditioning, your past memories, your cognitive distortions. कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस क्या होते हैं? बहुत सारी लॉजिकल फॉलिसीज, तर्क दोष और रीजनिंग फॉलिसीज हमारे ब्रेन की होती हैं, जो कभी एंशियंट टाइम में काम करती थी लेकिन अभी काम नहीं करती, लेकिन हम अभी भी उसे एक्सरसाइज करते हैं. राइट? तो ये सब चीजें मिलकर के क्या बना रही हैं? आपके बीइंग को बना रही हैं. तो पहले तो इसको सुधार करना पड़ेगा ना. इस पे अगर सुधार नहीं किया तो बाकी सब चीजों पे सुधार आना बड़ा मुश्किल है, रिजल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बिहेवियर हैबिट्स एक्शन जनरेट करना मुश्किल है. इसको जरा ऐसे समझें, सपोज कि अगर एक गार्डन में हमें फूल उगाने हैं, राइट? अगर वो गार्डन ही बैरन है, बिल्कुल बंजर है, तो आपका सीड कितना भी बढ़िया हो, क्या वो बंजर जमीन कैपेबल है उस सीड को फ्रूटफुल ट्री में कन्वर्ट करने के लिए? यस और नो? है क्या? सीड A1 क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया है. योर सीड इज योर डिजायर. वॉट यू वॉन्ट टू हैव इज द सीड. डिजायर में क्या है? आपकी सीड है. लेकिन अगर आप पहले सोइल पे काम नहीं करेंगे, अगर आप सोइल को इनफ नरिशमेंट नहीं देंगे, उसको अगर आप फर्टाइल नहीं करेंगे, तो इफ यू डोंट फर्टाइल द सोइल, इट डजंट मैटर. आप बीज बो दो, आप रोज पानी दो, आप सनलाइट गिरने दो, जो करना है कर लो, ओनली वीड्स विल ग्रो, because this soil is only capable of producing weeds. This soil does not have the quality or fertility to produce flowers, right? So first what we need to do is we need to first work on the soil. Clear है? Then after the, जब आपने soil बना ली, now you put the seed of your desire, now you will nourish, you will water it, provide proper sunshine, you will nourish it. Then what will happen? Then the प्लांट विल ग्रो. अब प्लांट आएगा, राइट? प्लांट विल डेवलप, स्टेम आएंगे, लीव्स आएंगी. नाउ दीज स्टेम्स एंड लीव्स विल कैप्चर मोर सनलाइट एंड दे विल contribute to the process of creating fruit. Then finally there will be a fruit. Okay, so first you work on the soil, then you have to put the right seed, then your branches, then the leaves, they are the behaviors. ये सब क्या है? ये आपके behaviors और habits हैं. तो एक राइट बीज और एक राइट सॉइल जब एक दूसरे से मिलती हैं, तो जो बीज से जो पेड़ निकल रहा है, जो पत्ते निकल रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं? आपके बिहेवियर्स हो गए हैं, एंड इनका ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या रहेगा? अच्छा फ्रूट, राइट? सो सोइल इज बेसिकली वर्किंग ऑन योर इनर बीइंग. आपके बीइंग पे काम करना मतलब अपनी सोइल को पहले फर्टाइल करना है, कि जो आप एक मिलियनेयर बनने का या हील करने का जो भी आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, दिस आइडिया इज इट प्रेजेंट इन द फर्टाइल सोइल ऑफ सबकॉन्शियस? आपके मेटा कॉन्शियस की सोइल फर्टाइल है कि नहीं है? दैट इज इम्पोर्टेंट.
So suppose if in your being there is love, okay, so automatically आप अपने बिहेवियर्स में ग्रेटिट्यूड दिखा रहे होंगे, केयर दिखा रहे होंगे, कंसर्न दिखा रहे होंगे, यस और नो? So if it is in your being, it will reflect in your behavior, and if it consistently reflecting in your behavior, it will give you beautiful relationships, right? If in your being there is a nature of giving, so now whatever you know, whatever you do, it will reflect in your behavior. And if it reflects in your behavior, and if you repeat the behavior consistently, you will have it in the result. Clear? So this is the paradigm, जिस paradigm पे हमें वर्क करना है. ओके? बीइंग मतलब सिर्फ माइंडसेट नहीं, बीइंग का एक हिस्सा होता है माइंडसेट. ठीक है, मैंने बताया बीइंग सब कुछ है, राइट? योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, योर आइडेंटिटीज, देन योर थॉट एंड ऑल दीज आर माइंडसेट्स, राइट? तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कॉग्निटिव बाइसेस आर देयर, आपकी कंडीशनिंग जो हुई है अभी तक की वो कंडीशनिंग, ये सारी चीजें हैं, राइट? तो इस कोर्स में हम बहुत डीपर लेवल पे बीइंग पे काम करेंगे, और वंस योर इनर सोइल बिकम फर्टाइल, देन जो भी आप फिर आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप तैयार होंगे. सेम पेज लिख दें अगर बात क्लियर हो गई है. तो कैसे करते हैं वो सब अभी ना सोचें, ठीक है? अभी सिर्फ फंडामेंटल को समझें, वो सब कोर्स में आएगा सब. यस. तो आप देखें कि क्या डिफरेंस है, पता कैसे चले, वो द डिफरेंशिएटर, कि जो आपकी करंट आइडेंटिटी और डिजायर आइडेंटिटी में जो गैप है, जो रियल गैप हमें चलना है, तो आखिर वो गैप है क्या, और पता कैसे चले कि कितना गैप है, कितना गैप आपको फुलफिल करना है. तो उस गैप के लिए देर आर पैरामीटर्स. ओके, 6 पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे मैं आपसे बात करूंगा. तो ध्यान दीजिएगा. तो ये जो करंट आइडेंटिटी है, यहाँ से जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 पैरामीटर्स. जो गैप है वो 6 पैरामीटर्स हैं जो कि गैप क्रिएट करते हैं. उन 6 पैरामीटर्स को आपको बताता हूँ. नंबर 1 इज एनर्जी. सोचें, अगर 10 लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए डिजायर्ड स्टेट को पैदा करने के लिए, व्हाट इज योर करंट एनर्जी लेवल्स? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. फर्स्ट पैरामीटर इज एनर्जी. तो अगर आपका डिजायर्ड स्टेट प्रोड्यूस करने के लिए, इफ यू हैव टू लिव योर डे विद ऑन लेवल 10 एनर्जी, व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ एनर्जी ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10? सिर्फ आपको अंदर से एक फीलिंग से ये जवाब मिलता है, इंट्यूटिव आंसर आपको मिलेगा, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है ये, राइट? सिर्फ स्केल करना है आपको. बिलो 5, 2, 3, 4, 0, 100, 10, 5, 9, 8, बिलो 5. तो आप देखें कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने एनर्जी कहा तो ज्यादातर लोग एनर्जी का मतलब समझते हैं हाउ एक्टिवली यू आर लिविंग योर लाइफ, कि आप दिन भर कितना एक्टिव हैं. लोग उसको एनर्जी समझते हैं, बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी. ओके, कि आप सुबह कितना एनर्जी में उठ रहे हैं, दिन भर कितना एक्टिव हैं, कितनी जल्दी आप थक रहे हैं, नहीं थक रहे हैं, इन सब चीजों को लोग एनर्जी से रिलेट करते हैं. बट एनर्जी के 4 एस्पेक्ट हैं टोटल. आपकी जो टोटल एनर्जी डिफाइंड होती है वो 4 चीजों से मिलकर आपकी नेट एनर्जी डिफाइन होती है, जिसमें से एक एनर्जी है आपकी फिजिकल एनर्जी. फिजिकल एनर्जी मतलब योर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वर्क एंड एक्शन, कि आप दिन भर कितने ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड जी रहे हैं. तो रणवीर सिंह को देखें, अक्षय कुमार को देखें, विराट कोहली को देखें, राइट, शाहरुख खान को देखें, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक पीपल, अंबानी को देखें, इनके आसपास अगर जरा भी आप समय बिता देंगे तो दे आर जस्ट बंडल ऑफ एनर्जीज. फिजिकल एनर्जी भरी पड़ी है इनके अंदर, ठीक है? ये थकने जैसा कुछ इनको लगेगा नहीं. आपको आप पूरा 24 घंटा बिता देंगे और आपको लगेगा कि ये आदमी थकता भी है कि नहीं थकता है. वेरी हाई ऑन फिजिकल एनर्जी. बट सिर्फ फिजिकल एनर्जी से ही अगर इन्फ्लुएंस बनता, फिजिकल एनर्जी से ही सफलता मिलती, तो इस दुनिया को सिर्फ जो लोग जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, जो मैराथन लड़ते हैं, वही सब रूल कर रहे होते.
तो it's not just about one energy. One form of energy is physical, और in fact the weakest form of all the four, इन चारों में से सबसे वीक एनर्जी है वो है फिजिकल एनर्जी। मगर सबसे ज्यादा दिखती है फिजिकल एनर्जी, सबसे ज्यादा दिखेगी वो फिजिकल एनर्जी है। फिर उसके बाद में है सेकंड लेयर ऑफ एनर्जी जो कि डीपर एनर्जी है, दैट इज योर साइकोलॉजिकल एनर्जी। इस साइकोलॉजिकल यानी कि इनर वर्ल्ड में एनर्जी का क्या प्रभाव चल रहा है। तो साइकोलॉजिकल एनर्जी का मतलब है योर इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। जी नहीं रघु, डिटर्मिनेशन नहीं। फर्स्ट फिजिकल एनर्जी, कि हाउ एक्टिव यू आर। तो फिजिकल एनर्जी से किस किस चीज से फिजिकल एनर्जी सप्लाई होगी आपको। फिजिकल एनर्जी आती है अच्छी डाइट लेने से, एक्सरसाइज से, हाइड्रेशन से, ऑक्सीजन से, रेस्ट से, स्लीप से। तो ये 6 चीजें आपकी फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करती हैं। रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज, गुड फूड, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन। ये 6 कंट्रीब्यूटर हैं जो फिजिकल एनर्जी के पैरामीटर्स हैं जिसको मैनेज करते हैं आपकी लाइफ में। तो इनके जरिए हम अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। सेकंड मैंने कहा साइकोलॉजिकल एनर्जी। साइकोलॉजिकल एनर्जी का मतलब है योर इनर एनवायरनमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। आपके अंदर टॉक्सिसिटी का एनवायरनमेंट है, नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट है, या एक ऑप्टिमिज्म का एनवायरनमेंट है। ऑप्टिमिज्म का एनवायरनमेंट रखना अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट क्रिएट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ऑन सिक प्लेनेट। सो इफ योर एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक, आप एक हेल्दी पर्सनालिटी बना पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट आपके पति पत्नी बच्चे दोस्त सास ससुर बहू बॉस इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ कहीं तुरंत। हाँ, मैं तो यही कहती थी ना कि इन्हीं की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, उस पे ना जाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट आपका सबसे क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट होता है। योर योर क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट इज योर थॉट प्रोसेस, योर इनर एनवायरनमेंट। देन योर सेकेंड एनवायरनमेंट इज बॉडी। आप बिल्कुल अंदर हैं, कोर में है, कोर के चारों तरफ आपकी थॉट्स और इमोशंस हैं, उसके बाहर आपकी शरीर की परत है, और उसके बाद आते हैं आपके पति पत्नी बच्चे सास और ये सब। तो ठीक है, ये सब नेटवर्क आपका, ये सब बाहर की बातें हैं। सो इनर एनवायरनमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ओके, यानी कि हाउ यू हैंडल सेटबैक्स। आप सेटबैक्स के साथ कैसे मैकेनिज्म से आपके सेटबैक्स को डील करने के, फेलियर को डील करने के, रिजेक्शन को डील करने के। हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ वर्थ। is your self worth is dependent on external validation, or your self worth is coming from your ability to give, create and love from। so these all things just thoughts नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा डीपर है। आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी सिर्फ विचारों से नहीं आएगी, राइट। तो ये आपका ओवरऑल इनर एनवायरनमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड व्हाट काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म्स यू हैव टू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस इन योर लाइफ। ओके, सो ये सब चीजें तय करती हैं कि आपका इनर एनवायरनमेंट कितना ऑप्टिमिस्टिक है। देखें, अगर कोपिंग मैकेनिज्म्स राइट नहीं होंगे तो एनीबडी वुड कम एंड हर्ट यू, एनीबडी वुड से नेगेटिव थिंग अबाउट यू एंड यू विल गेट डिस्टर्ब, एनीबडी डजंट अप्रिशिएट यू, डजंट गिव यू क्रेडिट एंड देयर विल बी वॉर इनसाइड यू, राइट। सो इनर ऑप्टिमिज्म का जो एनवायरनमेंट है, इट इज ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड यू। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके पास में राइट शील्ड्स नहीं है, राइट बाउंड्रीज नहीं है, अगर आपको बाउंड्रीज सेट करना नहीं आता है, या आपके पास में कॉपिंग मैकेनिज्म सही नहीं है, तो आप कॉन्स्टेंटली एक फुटबॉल की तरह एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन पे जाते रहेंगे, कि एक प्लेयर ने इधर मारा तो अभी हैप्पीनेस में चले गए, उधर एंगर में चले गए, उधर फ्रस्ट्रेशन में, उधर ओवर थिंकिंग में। दिन भर ऐसा लगता है कि एक बॉल है जो इधर से उधर घूम रही है मैदान के अंदर। तो इनर एनवायरनमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म आता है, इससे ये आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी से बनेगा। अब साइकोलॉजिकल एनर्जी को हमने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हैंडल कर रहे हैं, कितना हमने हैबिट्स डेवलप करी हैं कि हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी को हम केयर रखें, उसकी कितना हम दे पाते हैं, क्या प्रोसेस है हमारे पास में। ज्यादातर लोगों के पास में नो प्रोसेस। लोग ये कह सकते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। यस, ये एक सप्लाई है, राइट। तो आप देखें कि जब आप कुछ अननेसेसरी फूड अपनी बॉडी में डाल दें, सपोज जंक फूड आपने डाला, कोई ऐसा खाना डाला जो कि गार्बेज है, वो खाना अगर आप अपने शरीर में डालेंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी। बॉडी इनडाइजेशन के थ्रू गुजरेगी, राइट। इनडाइजेशन की स्थिति पैदा होगी, और इनडाइजेशन की स्थिति के अंदर या तो कॉन्स्टिपेशन होगा, या ब्लोटिंग होगी, या लूज मोशन होगा, या वोमिटिंग होगी। अलग अलग तरीके से आपका शरीर प्रयास करता है इनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकने का।
Now, exactly as your body do the digestion process, exact process is happening in your brain as well. Your brain also goes through digestive process. But what is the food for your brain? What brain is digesting? What is the food for your brain? Body का food तो हमें clearly पता है. तो ये जो ओवर थिंकिंग है, वरी है, नेगेटिव थिंकिंग है, डाउट्स हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी है, ये सब क्या है? इनडाइजेशन. योर ब्रेन इज गोइंग थ्रू इनडाइजेशन. तो आप देखें दैट थॉट इज नॉट द फूड फॉर योर ब्रेन. दिस इज नॉट द फंडामेंटल फूड. फंडामेंटल फूड इज इंफॉर्मेशन. दैट व्हाट यू आर फीडिंग इन योर ब्रेन, वॉट एवर फॉल ऑन योर सेंसेस, जो भी आपके सेंसेस पे गिर रहा है, दैट इज ऑल फूड फॉर योर ब्रेन, जो आपके सेंसेस पे जा रहा है, राइट? सो द इंफॉर्मेशन इज द फूड. नाउ इफ यू आर नॉट, इफ यू आर पुटिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, that information is not in alignment with your goals and habits, then what will happen? Your brain will suffer indigestion. एंड इस इंडाइजेशन का नतीजा है कि आपको ओवर थिंकिंग आ रही है या एंजाइटी आती है, अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं. Sometime indigestion is there because of external inputs. Sometime indigestion is there because of body sensations, that you take your body sensation as an input and you just entangle with them and you create a loop. एक गुच्छा बना लेते हैं आप विचारों का और फिर उस गुच्छे में फंसते हैं. ठीक है? So it is important. So information is the food for your brain, that what kind of information you are feeding. So we have to learn to feed right information. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो चूज कर सकता हूँ कि मैं ये किताब पढ़ूंगा, ये वीडियो देखूंगा, ये कोर्स करूंगा, सिर्फ इस प्रकार के सीरियल्स देखूंगा, इस प्रकार की सीरीज. तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैं अपने सेंसेस पे क्या डाल रहा हूँ. बट कई बार अपने आसपास के लोग, तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. वो आकर के हमें बहुत सी चीजें कह सकते हैं, बोल सकते हैं. दे कैन फीड, राइट? तो ब्रेन के फूड में और बॉडी के फूड में यही है कि बॉडी के फूड में आप ही अपना खाना डालते हैं, कोई जबरदस्ती आपके मुंह में ठूस के नहीं जा सकता. लेकिन ब्रेन के साथ ये लिबर्टी नहीं है. ब्रेन के अंदर एनीबडी कैन कम एंड पुट एनीथिंग इन योर हैंड, राइट? सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न टू सेट बाउंड्रीज. ओके, कि जब ना सिर्फ हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें, वी ऑल्सो डोंट अलाउ द पीपल अराउंड अस टू स्प्रेड टॉक्सिसिटी, एंड उसको हमारी साइकोलॉजिकल लेवल तक हम ना पहुंचने दें, राइट? सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न टू सेट अप द बाउंड्रीज. वो कैसे होती हैं वो कोर्स में हम सीखेंगे. बट द सेकेंड लेवल इज साइकोलॉजिकल एनर्जी. क्लियर है दोनों लेवल सभी को? हम अभी पहला पैरामीटर सीख रहे हैं कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, करंट आइडेंटिटी और डिजायर आइडेंटिटी के बीच में जो गैप है, 6 पैरामीटर्स का गैप है, जिसमें से पहला एनर्जी है. एनर्जी के ही 2 लेवल हमने बात किए हैं. फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज साइकोलॉजिकल. नाउ कम्स द थर्ड एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली 2 के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं से सुना पढ़ा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली नई चीज है. बट अब तीसरी एनर्जी है बायोकेमिकल एनर्जी. ओके, द थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बायोकेमिकल एनर्जी. वो ऊर्जा जो आपके इनर केमिस्ट्री राइट होने की वजह से आपके शरीर में पैदा होती है, आपके ब्रेन में पैदा होती है. क्लियर? अगर आपकी इंटरनल केमिस्ट्री बिगड़ गई, इफ देर इज जो राइट बायोकेमिकल एनर्जी है, अगर वो डिप्लीट हो गई, तो कोई भी साइकोलॉजिकल एनर्जी काम नहीं करेगी आपके लिए. ठीक है? तो जिस तरीके से एक बिल्डिंग को कितना बड़ा बनाया जा सकता है, ये इस पे निर्भर करता है कि उसकी फाउंडेशन कितनी गहरी है. तो हर एक पॉजिटिव स्टेट, कोई भी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट एक फाउंडेशन पे बनती है, और वो फाउंडेशन है बायोकेमिकल एनर्जी. तो बायोकेमिकल एनर्जी एक्ट एज अ फाउंडेशन टू सस्टेन पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स. तो अगर हम पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, उन स्टेट्स को अगर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, यानी बायोकेमिकली हम डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन या पॉजिटिव एनवायरनमेंट है अंदर का, वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है. तो सपोज करें कि मैंने नींव ज्यादा नहीं बनाई है, फाउंडेशन ज्यादा बिल्ट नहीं की मैंने, ठीक है, और मैं बिल्डिंग बनाने लगा. इतनी ही फाउंडेशन है कि 2 इमारत बन सकती हैं, 2 फ्लोर बन सकते हैं. लेकिन मैं तीसरा फ्लोर भी बना रहा हूँ, फोर्थ भी बना रहा हूँ, फिफ्थ भी बना रहा हूँ. व्हाट विल हैपन? बाहर की दुनिया को लगेगा कि मैं तरक्की कर रहा हूँ. मेरे 2 फ्लोर से 3 फ्लोर हो गए, 3 फ्लोर से मेरे 4 फ्लोर हो गए. आपको भी ऐसा डिल्यूजन हो सकता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ. बट ये ग्रोथ एक डिल्यूशनल ग्रोथ है, क्योंकि जैसे ही आप 3 बना दिए, 4 बना दिए,
फाउंडेशन वीक होने की वजह से थोड़ा सा शेक होगा, लेकिन फिफ्थ सिक्स तक जाते जाते सब डे जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि मेनी पीपल वंस दे गेट स्मॉल सक्सेस दे कोलैप्स, राइट। क्योंकि फाउंडेशन, कुछ लोग थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और आप देखें उनके एटीट्यूड में जो चेंज आता है, थोड़ी सी सफलता मिलती है और सडनली वो जिस तरीके के हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर उस सफलता को होल्ड करने के लिए जो फाउंडेशन, जो डेप्थ होनी चाहिए, वो डेप्थ बिल्ट नहीं करी थी उन्होंने। सो बायोकेमिकल बेसिस क्या है कि किसी भी फिजिकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए बायोकेमिकल बेसिस चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री पैदा होती है आपके अंदर के न्यूरोकेमिकल से, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट करती है आपके आपके ब्रेन में। न्यूरोकेमिकल जो होते हैं जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, वेलियम्स, ये अलग अलग हार्मोन्स हैं आपके शरीर के अंदर। इन इनर केमिस्ट्री को ये तय करते हैं, आपके इनर मूड को तय करते हैं। तो ये इनर केमिस्ट्री अगर बैलेंस्ड है तो ही आप पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स को गेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप थर्मोमीटर की तरह थोड़ा बहुत एनर्जाइज होंगे, लेकिन उस पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। क्लियर है जी। इसके सिम्टम बता दूं, दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू बायोकेमिकल डिप्लीशन, अगर आपके शरीर में बायोकेमिस्ट्री बिगड़ी हुई है तो उसके कुछ स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि आप उस क्लियरली आपको दिखेंगे वो। तो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स देखें कि क्या है बायोकेमिकल डिप्लीशन के। बायोकेमिकल डिप्लीशन के सिग्नल्स देखें आप। नंबर वन, जब भी आप बायोकेमिकली डिप्लीट हो रहे होंगे, आपकी सबसे पहले अवेयरनेस इंपैक्ट होगी, कंसंट्रेशन एबिलिटी इंपैक्ट होगी। जो लोग बायोकेमिकली डिप्लीट होने लगते हैं, दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू मेंटेन देयर कॉन्शियसनेस इन प्रेजेंट मोमेंट। अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में रख पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है इनके लिए। ये ऑटोमेटिकली या तो अटेंशन फ्यूचर में जाती है या फिर पास्ट में जाती है। तो somehow the future moment becomes more important than the present moment, या फिर past moment is more important than the present moment. So awareness को present moment में hold कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप न्यूरोकेमिकली डिप्लीट होते हैं तो, राइट। सेकंड आता है मेमोरी कमजोर पड़ना, थोड़ा याद शक्ति में ट्रबल आने लगती है। तीसरा, नेगेटिव थॉट्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी नेगेटिव थॉट्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी पहले के कंपैरिजन में। आप नोटिस कर पाएंगे जैसे जैसे आप बायोकेमिकली डिप्लीट होंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग या वरी और ओवर थिंकिंग के पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ग्रो करते हुए आएंगे। फिर देखें, फिफ्थ, बर्नआउट रहना, ब्रेन फॉग रहना, कंफ्यूजन की स्थिति, इनडिसाइसिवनेस की स्थिति रहना मन में, कि आप बड़े इनडिसाइसिव अपने आप को महसूस करेंगे, ब्रेन फॉग महसूस करेंगे, लो एनर्जी महसूस करेंगे। और एक और चीज जो स्ट्रॉन्ग, जब ये बहुत ज्यादा डिप्लीट होती है तो एक फीलिंग अंदर कॉन्स्टेंटली बनी रहती है कि मेरा जो पास्ट वर्जन था वो बेटर वर्जन था, कि पास्ट में मैं ज्यादा पैशनेट था, पास्ट में मैं ज्यादा एनर्जेटिक था, मेरा शायद माइंड ज्यादा बेटर काम कर रहा था, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ, राइट। तो ये भी एक कांस्टेंट डिसकनेक्शन आप महसूस करते हैं अपने ट्रू सेल्फ से, जैसे आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये डिस्कनेक्शन आपको, ये बहुत गहरा डेप्थ है, ये थोड़ा डेप्थ का सिम्टम है कि आप डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं अपने करंट सेल्फ के साथ, और ये आपको बहुत बॉदर करता है। प्लस एक और सिम्टम है इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, जो कि पहले आप नहीं करते थे। तो नाउ यू फील गिल्टी अबाउट इट, यू फील बैड अबाउट इट, बिकॉज यू नो दैट दिस इज नॉट यू, एंड दिस इज, ये जो आप इरिटेबल हो जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे या जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये आप नहीं है। ये भी एक रीजन बनता है डिस्कनेक्ट फील करने का। मुझे बताएं जरा, इसमें से कितने सिम्टम्स हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। एक या दो करते हैं तो काम नहीं है, लेकिन अगर तीन चार से ज्यादा हैं आपकी लाइफ में तो इसका मतलब इट कैन बी चांस ऑफ बायोकेमिकल डिप्लेशन। ओके। ठीक है जी।
कई लोग तो जब मैं ये बात बता रहा था, शायद ये बात बताते बताते ही ये सोचने लगे कि डिनर में क्या करना है, तभी एकदम से सोचे कि हाँ क्या बोला था आपने। ठीक है, ये भी सिम्टम क्लियर है। तो करें क्या इसके लिए? तो और चेक करने के लिए, इसको मेडिकली चेक करने के लिए कि डिप्लीशन है, तो इसके लिए क्या करना है? दो पैरामीटर्स, हालांकि बहुत सी चीजें हैं जो आपकी बायोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करती है, ओके, लेकिन दो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी बायोकेमिस्ट्री को करते हैं। उसके लिए आप दो टेस्ट करवा लें अपने कोर्स के दौरान ही। पहले करवा लें तो पहले करवा लीजिए। विटामिन डी और B12, ठीक है, ये दोनों का टेस्ट कराएं। इनकी रेंज बता देता हूँ, 30 से लेकर 70 के बीच में, और लगभग 300 से लेकर 700 के बीच में। 30 से नीचे है तो मतलब इनसफिशियंसी है, और अगर 20 से भी नीचे हो जाए तो फिर डेफिशिएंट है। 5 या उससे नीचे आ जाए तो फिर डेंजर जोन समझिए आप। आइडियली रखना चाहिए 50 से ऊपर, इट शुड बी ग्रेटर देन 50 और 70 के बीच में रखें, और 500 से 700 के बीच में रखें। ज्यादातर एथलीट्स, हाई परफॉर्मर्स अपने डी और B12, अपनी इनर केमिस्ट्री को मैनेज करने के लिए दे डू दिस, ओके। कहीं पे भी टेस्ट हो जाएगा आपके, कहीं पे भी आसपास हो जहाँ पे टेस्ट आप करवा लीजिएगा, और इसको वापस रिवर्स किया जा सकता है, ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल है। ये दोनों टेस्ट आप करवा लीजिए। कईयों ने करवा भी रखे होंगे तो लोअर ही होगा अगर ये सिम्टम्स हैं तो। बाकी लोग करवा के देख लें, और जो भी आपका डॉक्टर कहे कि जो सप्लीमेंट्स लेने हैं वो आप सप्लीमेंट्स ले लें। डी के लिए मैं कहूँगा एक चीज़ अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स जो आप कर सकते हैं, जो विटामिन है कंप्लीटली सेफ होते हैं, तो ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है, सनलाइट का एक्सपोजर। विटामिन डी आपके शरीर में बनता है जब आपकी स्किन पे यूवी रेज पड़ती हैं, तो उन यूवी रेज के रिएक्शन में बॉडी विटामिन डी बनाती है। दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी इन अवर बॉडी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, कोरोना, लॉकडाउन और इन सब चीज़ों, आइसोलेशन, इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादातर लोगों को जो धूप का प्रॉपर एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो एक्सपोजर ना मिलने के कारण आज बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा है जो डिप्रीवेशन स्टेज के अंदर है। मगर इसके सिम्टम पता है डिप्रेशन जैसे ही होते हैं, तो कई लोग सेल्फ लेबल कर देते हैं अपने आप को डिप्रेस्ड कह कह करके, और अपनी साइकोलॉजी में और पेन क्रिएट कर लेते हैं कई बार, जबकि सिंपल केस होता है कि आप कंप्लीटली डिप्लीटेड हैं इससे। ठीक है, तो सभी लोग कर लें इस चीज़ को। और सनलाइट सुबह की हो तो बढ़िया है, क्योंकि बाद में शार्प हो जाती है। तो 8 साढ़े 8 बजे से पहले की जो सनलाइट होती है, थोड़ा बॉडी का स्किन को एक्सपोजर दें, और 20 मिनट इज मोर देन इनफ। 20 मिनट रोज कर रहे हैं तो फिर बाद में कभी सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि टैनिंग आ जाती है, हाँ खूबसूरती का भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, अपनी अंदरूनी खूबसूरती का ज्यादा ख्याल दें। ठीक है, बाहर की खूबसूरती तो झड़ने वाली है, झड़ जाएगी। ठीक है, तो इनर जो है ब्यूटी, उसी से अपनी वर्थ को ड्राइव करें। ठीक है, सो जो मिरर में दिख रहा है उससे नहीं। बाकी टैनिंग अगर होती है, आपका अगर काम ऐसा है कि जहाँ पे खूबसूरत दिखना जरूरी है, तो ऐसे केस में मॉर्निंग मॉर्निंग जाएं। इसलिए मैंने कहा कि 6 से 8 के बीच की जो धूप है, उस धूप का एक्सपोजर ले लें। सवाल उठता है कि मैं ये बातें आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये तो NLP की क्लास है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई मेडिकल एडवाइस चल रहा है यहाँ पे। तो इसका रीजन है, देखिए मैंने कहा कि आप किसी भी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर सकते अगर आप बायोकेमिकली डिप्लीटेड हैं। तो आपको कितनी भी टेक्निक बता दी जाए, कुछ भी बता दिया जाए, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर बायोकेमिकली डिप्लीटेड। तो बायोकेमिकल डिप्लीशन सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन लेकर के आता है, चीजों को कल पे टालता है, डिसइंटरेस्ट पैदा करता है। जिन कामों को लेके आप पैशनेट है उनमें भी आपको डिसइंटरेस्ट पैदा करके देता है। तो यानी जो काम आप एंजॉय करते थे, अब वो काम शायद कर भी रहे हैं बट यू विल नॉट एंजॉय। तो डिसइंटरेस्ट की स्थिति भी पैदा करता है बायोकेमिकल डिप्लीशन। तो मैंने कब से इंक्लूड किया ये, क्या लगभग आप समझें कि 5 to 6 years बैक की बात है, ये 5 साल पहले की बात है, जब आई स्टार्टेड गेटिंग दीज सिम्टम्स। ओके, तब तक मुझे बायोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, ना मैंने कभी सुना था। तो काम अच्छा चल रहा है, उन दिनों फिजिकल होता था तो बहुत ट्रैवलिंग होती थी, तो मैं फिटनेस का एक्स्ट्रा ख्याल रखता था, क्योंकि एक महीने में 15 फ्लाइट, 20 फ्लाइट भी पकड़नी पड़ती थी अलग अलग शहरों में जाने के लिए। और फिजिकल है, 10 घंटे खड़े रहना है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रांग रखना जरूरी है।
बट मैं देखने लगा कि एक सडन डिक्लाइन मुझे अपनी एनर्जी में महसूस हुआ, फिजिकल एनर्जी में डिक्लाइन महसूस हुआ। देन डिसइंटरेस्ट हल्का हल्का, जो काम मैं 8वीं क्लास से कर रहा हूँ, 8वीं क्लास से पढ़ा रहा हूँ, उसमें पहली बार मुझे पैशन की कमी नजर आई। मुझे लगने लगा कि मैं इम्प्रूव नहीं हो रहा हूँ। ये जो मैंने सिम्टम बताए, इसमें से मैक्सिमम सिम्टम्स मुझे महसूस होने लगे। इनिशियली थोड़े थोड़े थे, मैंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ गए और बहुत ज्यादा बढ़े। अब मेरे लिए एक और प्रॉब्लम की बात थी, ठीक है, कि जब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मदद कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, तो अगर चीज आपके साथ हो रही है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, आपका कन्विक्शन खत्म होने लगता है उस चीज के अंदर। प्लस पूरी दुनिया मेरी हिल रही थी कि एनएलपी काम नहीं कर रही। मैं एक एडवांस लेवल का योगा प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है, 52 से ज्यादा आसन करता हूँ मैं, और प्लस बहुत एडवांस लेवल का मेडिटेटर्स भी हूँ, ठीक है, चाहे वो मोनेस्ट्रीज में जाके मेडिटेशंस करनी हो, या इस तरीके से मैं एडवांस लेवल पे हूँ मेडिटेशन में भी। तो अब मेरे लिए और एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया कि हाउ इज इट पॉसिबल, यानी कि अभी तक मैं जो भी जानता था, जो भी समझता था, मेरा जो भी कन्विक्शन था, सब सवाल पे आ गया। अब मेरे काफी सारे स्टूडेंट जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो मैं उनसे भी बात किया, कई स्टूडेंट आपके फ्रेंड भी बन जाते हैं, तो उनसे बात की, तो कोइंसिडेंटली इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन कम से कम 5 से 6 कंसल्टेशन तक मुझे लगा, और किसी ने मुझे ये आइडिया नहीं दिया कि दिस कुड बी बिकॉज ऑफ दिस। नोबडी। कोई बस रिलैक्सेशन की जो गोलियां आती हैं नींद की, कोई वो गोलियां देने का प्रयास करे, कोई क्या बोले, कोई क्या बोले। फिर फाइनली करते 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 मैं बायोकेमिस्ट्री पे पहुंचा, और वहां पे जब उन्होंने टेस्ट वगैरह मैंने किए, तो मेरा डी निकला 3। तो मेरा डॉक्टर मुझे कहता है कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप ये। डी देखिए इतना पावरफुल है आपके ब्रेन फंक्शन में, कि अगर आप 3 और इनके नीचे बहुत लंबे समय तक रह लें, तो आपके शरीर में, ब्रेन में एल्जाइमर नाम की स्थिति पैदा होने लगती है। एल्जाइमर आप समझते हैं क्या होता है? एल्जाइमर में आपकी मेमोरी खत्म होने लगती है, धीरे धीरे आप सबको भूल जाते हैं, अल्टीमेटली यू डाई। एंड इसका कोई इलाज भी नहीं है, इरिवर्सिबल है ये एक पॉइंट के बाद में। फिर देन एवरीथिंग मेड सेंस टू मी, कि ये जो इतना योगा और सब चल रहा था, ये सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे थे, और मैं कितना भी योगा कर लूं, क्या उस योगा से विटामिन डी थोड़ी शरीर में पैदा होगा? तो ये कोई मैजिक तो है नहीं, तो डी तो जिस तरीके से प्रोड्यूस होता है उसी तरीके से तो प्रोड्यूस होगा। सो उस चीज ने मुझे इस टॉपिक पे और ज्यादा गहराई में जाने पे मजबूर किया। देन within 2 to 3 months I completely reversed it, and then I included in my courses, because nobody is in India talking about managing the biochemistry। और इस प्रोसेस को बायो हैकिंग कहा जाता है, जब आप अपनी इनर केमिस्ट्री का ख्याल रखते हैं, इसे कहा जाता है बायो हैकिंग। दैट यू आर हैकिंग योर बायोलॉजी सो दैट योर बायोकेमिस्ट्री इज प्रॉपरली बैलेंस्ड। क्लियर है जी? तो सब लोग करवा लें इसको, ठीक है। आज दीज नहीं नहीं, और भी है, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें और मैटर करती हैं, मगर इन दो से आप करें, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आए चौथी एनर्जी पे। 3 एनर्जी पे मैंने बात कर दी आपसे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड द फोर्थ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा। ये सबसे डीपर बीइंग में है आपके। आउटर लेयर फिजिकल की है, उसकी पहले की जो निचली परत है वो साइकोलॉजिकल है, उससे निचली परत बायोकेमिकल है, और सबसे जो डीपर और सबसे पावरफुल जो आपकी ऊर्जा होती है, वो है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा में हाई होना, किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा हाई है, तो वो इंसान बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर सकता है, बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत जल्दी उनके जीवन के कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाता है। एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लैरिटी थॉट प्रोसेस में आता है जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्ट्रांग होती है, तो ठीक है। फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी का अंतर उसके नेचर में है। फिजिकल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, वैसी है कि मूवमेंट से पैदा होती है। जितना मूवमेंट होगा, मूवमेंट से पैदा होती है। तो आप देखते हैं कई मोटिवेशनल स्पीकर, जब आपको एनर्जी बढ़ानी है तो यस यस चिल्लाना, उछल, ये सब होता है, राइट? तो
they are impacting your physical energy. So that's why there will be lot of physical movement will be there, right? बहुत सारा physical movement होगा, right? ये है kinetic energy के nature की होती है physical energy. Then there is a second kind of energy that is called potential energy. Okay, potential energy आती stillness से, position से, right? So आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जितना ज्यादा आप अपनी कोर में बिल्कुल स्टिल होने लगते हैं, उतना ज्यादा आप देखते हैं कि आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि जितना स्टिल वाटर हो उतना ज्यादा वो बहुत क्लियरली अपने सारे व्यू को रिफ्लेक्ट कर पाता है, सारी सराउंडिंग्स को रिफ्लेक्ट कर पाता है, जितना क्लैरिटी है, राइट? वो बहुत ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो आप जब स्टिल होते हैं तो आप अपनी इनर ब्यूटी को बहुत ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज देर इज नो क्लटर, कोई क्लटर नहीं है वहां पे, इस वजह से। इसलिए जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हाई होगी उसको बहुत ज्यादा हाथ पांव चलाना, चिल्ला चोट करने की जरूरत नहीं है। वो आवाज को बहुत ज्यादा ऊंचा उठाए भी आप तक पहुंच सकता है। क्लियर? और आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार आप इसे ओरा से कहते हैं, अलग अलग नाम, कोई वाइब से कहता है, कोई अलग अलग नाम लोग इसको देते हैं, क्योंकि नाम के बिना हम समझे कैसे, तो वी ट्राई टू गिव इट अ नेम। अब सवाल उठता है कि ये कैसे बढ़ाएं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई टेबलेट नहीं आता, ना कोई इसका चूरन आता है, जो चूरन आप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले लें तो आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगेगी शरीर में। ठीक है, तो इसका कोई सप्लीमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये दो ही तरीकों से आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। एक जो पाथ है वो साधना का पाथ है, साधना से आपको गुजरना पड़ता है। मगर ये प्रोग्राम कोई एनलाइटनमेंट का तो प्रोग्राम है नहीं, राइट? कि जहाँ पे कि आपको आत्मज्ञान की तलाश में आप आए हैं, ये तो है नहीं। आप तो ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन को ज्यादा पीसफुली, क्लैरिटी के साथ में जी सकें, खुद के पर्पस से कनेक्ट हो सकें, या फिर जो अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स वो अचीव कर सकें, राइट? अभी उस गहराई में हम नहीं है कि कोई ऐसा कुछ चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हट ही जाता है। तो दूसरा तरीका बच गया कि दूसरा तरीका क्या है अपने अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा के सोर्स को एक्टिवेट करने का। तो दूसरा तरीका होता है बाय डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्पस। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का दूसरा सोर्स है आपके पर्पस से। योर पर्पस इज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का सोर्स आपका पर्पस बनता है, राइट? सो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्पस दैट माय लाइफ हैज अ हायर मीनिंग। My life is not just about me and my family, it has a bigger meaning. And to be able to live your life every day with that sense that my life has a meaning bigger than myself, my life has a purpose bigger than myself. So this sense of purpose and meaning, this becomes the source of spiritual energy inside you. Okay? Purpose is the most powerful force that exists in the universe. Okay. So once that purpose begin to unlock, then supply will start. Okay. इस सेंस ऑफ पर्पज ही है जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देता है। ठीक है, तो आप पूरी हिस्ट्री में देखें, साधारण व्यक्तियों में जिस समय पर्पज अनलॉक हो गया उनकी ग्रेटनेस बिल्ड होनी शुरू हो गई। ओके, सो purpose doesn't mean social service. Okay, social service can be a part of purpose. पर्पस का मतलब यह है कि जब आप अपने पैशन को यूज करें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के बियॉन्ड, आप जो भी करते हैं उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट सिर्फ आप तक नहीं है, आपके परिवार तक नहीं है। जब इसके बियॉन्ड जब बेनिफिट चले जाते हैं आपके काम करने के, और आपकी इंटेंशन भी वही है, सो देन इट बिकम्स योर पर्पस। ओके, सो दो तरीके से काम करता है, इधर यू फाइंड योर पर्पस, एल्स पर्पस विल फाइंड यू। तो रूमी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, व्हाट यू आर सीकिंग इज आल्सो सीकिंग यू। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है। ठीक है, बट आर वी रिसेप्टिव इनफ, राइट? तो कई बार पर्पस रिसेप्टिविटी से आता है, दैट आर वी रिसेप्टिव इनफ दैट योर पर्पस कैन फाइंड अस, राइट? और
else you will find the purpose, right? Both is not happening, हो जाएगा, ठीक है। पर्पस अनलॉक ज्यादातर होता है, जितनी गहरी समझ खुद की बनती जाती है आपके अंदर से पर्पस अनलॉक होना शुरू होता है, ठीक है। तो कई बार लोगों को अपने मूल व्यक्तित्व की समझ नहीं है। लोगों को सिर्फ अपने बिहेवियर पता है कि मैं खाना खा के खाना अधूरा छोड़ देता हूँ, मैं टॉवल से पूछ के टॉवल को अलग जगह पे रख देता हूँ, ठीक है, मैं हर जगह पे लेट पहुंचता हूँ, ठीक है। हम हमारे बिहेवियर्स को जानते हैं, मूल रूप पे हम क्या है उसकी समझ थोड़ी कम है लोगों को। इस वजह से पर्पस की समझ कहाँ से आएगी जब अपने मूल व्यक्तित्व को ही नहीं समझा, तो पर्पस कहाँ से समझेंगे, ठीक है। तो बिहेवियर लेवल्स पे जानते हैं हम अपनी, आप अपनी आदतों को जानते हैं, आप अपने बिहेवियर्स को जानते हैं, राइट। बट थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा उसके लिए। पहला पॉइंट क्लियर है? सेम पेज लिखें अगर क्लियर है तो। जो आप और आपके डिजायर स्टेट है उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, पहला लेवल ही कितना डेप्थ में काम करने की जरूरत है। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज एनर्जी। एनर्जी के 4 लेवल हैं। नंबर 1 लेवल इज फिजिकल एनर्जी, नंबर 2 इज साइकोलॉजिकल एनर्जी, नंबर 3 इज बायोकेमिकल एंड नंबर 4 इज स्पिरिचुअल एनर्जी। ओके, ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें, ये सब फिलोसॉफिकल आइडियाज नहीं है कि आइडियलिस्टिक फिलोसफी है, राइट, बट दीज आर रियल प्रैक्टिकल थिंग्स एंड देर आर प्रोसेसेस, जिन प्रोसेस से हम गुजरे तो वी कैन क्रिएट अवर डिजायर बीइंग। आगे देखें, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट लिखें, फर्स्ट पैरामीटर एनर्जी है, सेकंड पॉइंट लिखें फोकस। सो द सेकंड, फर्स्ट पैरामीटर आपने देखा, अभी तक हम फर्स्ट पैरामीटर पे थे जिसके 4 लेवल हमने देखे। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज focus. Again, on a scale of 1 to 10, if 10 is needed to produce the desired state, what is your scale on current state? Current state की क्या scale है आपकी? What number? फाइव, 3, 6, 7, 0। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, जिस पे हमें काम करना पड़ेगा, अपनी बीइंग पे काम करने का एक पैरामीटर है ये गलत नहीं होगा या फिर ये एग्जेजरेशन नहीं होगा, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि वी आर the most distracted generation ever to walk on this planet. Okay, we are the most connected disconnected generation ever to walk on the planet. Why most connected? Because आज आप जितना आसानी से पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तरफ तो हम बड़ी आसानी से पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, जस्ट आपकी मोबाइल की खिड़की में से आप पूरी विश्व से कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन डाइनिंग टेबल पे परिवार के 5 लोग बैठे हैं और एक भी कनेक्टेड नहीं है, सब अपने फोन पे लगे हैं और खाना फोन के साथ जा रहे हैं। आपके बाजू में शायद आपकी वाइफ बैठी है या आपका दोस्त बैठा है या आपकी पत्नी बैठी है, पति बैठे हैं या फिर आपके बच्चे बैठे हैं, आजू बाजू में बैठे हैं, लेकिन बात एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, बात अपने सोशल मीडिया के किसी दोस्त से या फिर किसी और कोई फोटो से या किसी वीडियो पे इंगेज कर रहे हैं। यस और नो? ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिसहार्टनिंग पैराडॉक्स ऑफ current generation, right? Most connected, still most disconnected as well. Because our environment is designed in such a way that our environment is constantly distracting us. Yes or no? We talk about mindset, we talk about skill set, but there is a big role of environment in shaping your behaviors. एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिहेवियर्स को शेप करने में। एनवायरनमेंट इज अ बिग बिहेवियर ट्रिगरिंग मशीन। बिहेवियर ट्रिगर करने की मशीन है ये पूरा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हम पे कितना है अगर ये समझना है तो व्हाई वी आर होमो सेपियंस राइट नाउ, व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स राइट नाउ,
is only because of environments. Yes or no? जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता गया वैसे वैसे हमारे बॉडी भी चेंज हो गई, हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. एनवायरनमेंट कैन इवन चेंज अवर जीन्स. इतना इम्पैक्ट है, मगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो. तो एनवायरनमेंट को हम जुटला नहीं सकते. तो हमारा एनवायरनमेंट आज कैसा है, इस तरीके से डिजाइन है कि वो कॉन्स्टेंटली आपकी अटेंशन को चाहता है. डिस्ट्रैक्शन का मतलब डिस प्लस ट्रैक्शन, यानी कि व्हेन यू आर आउट ऑफ ट्रैक, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन. सो देयर आर पीपल हु आर रेडी टू गेट यू आउट ऑफ ट्रैक. सबसे बढ़िया सामान तो हम हमारे हाथ में लेकर के चलते हैं डिस्ट्रैक्शन का. मतलब जो हमारे मोबाइल फैन की नोटिफिकेशन की जो आवाज है, इस आवाज में ऐसा सुर है, ऐसा आकर्षण है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो सडनली दिमाग ये सोचने लगता है न जाने क्या हुआ होगा. यस और नो? आपका मोबाइल आपके पास में पड़ा और एक वो टिन की आवाज आ जाए, उसके बाद आप फोकस करना. कई बार तो मैं फोकस का तो पूरा डिटेल मास्टरी इसमें कोर्स में है. तो फोकस की क्लास में लोग, जब मैं फोकस समझा रहा हूँ तब फोन पे लगे हुए हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं. ठीक है. तो बहुत अलग सा सुर है, बहुत अलग सा आकर्षण है. इंसान सुबह उठता है तो आज की डेट में मैक्सिमम जनता सुबह उठ करके अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब की खिड़कियों में से झांक करके देख लेती है कि कहीं दुनिया में मैं अकेला ही तो नहीं बचा, कहीं एंड हो गया वर्ल्ड. तो पहले चेक करना जरूरी है सुबह उठ करके कि कहीं दुनिया सही ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, जरा संभाल लूं. यस और नो? तो मतलब आज आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलानी है, मतलब आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने का दबाव है आपके ऊपर. ऐसे में कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना तो बड़ा मुश्किल हो गया ना. तो फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल रिसोर्स है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, ह्यूमन ब्रेन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कल्टीवेट करें. बट ज़्यादातर जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है डिस्ट्रैक्शन के लिए. आज के डेट में एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम है 2 घंटा 20 मिनट. मोबाइल स्क्रीन टाइम 2 आवर 20 मिनट इज द एवरेज स्क्रीन टाइम. ब्राउजर ब्लैकआउट जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं आज की तारीख में. ब्राउजर ब्लैकआउट करके डिसऑर्डर पैदा हो गए हैं, जिसमें क्या है कि आप अपना फोन या लैपटॉप खोलते हैं ये सोच के कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये पेमेंट करनी है, या एक्सेल बनानी है, या अकाउंट करना है. लेकिन लैपटॉप खोलते या फोन खोलते ही आपको सडनली ऐसा लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आपको आता है, और सडनली आप वो फेसबुक के नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं. वहां पे दोस्त ने कोई लिंक दिया था यूट्यूब के वीडियो का, वहां से किसी यूट्यूब के वीडियो पे चले जाते हैं. वहां पे बहुत अच्छा सा वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं मैं भी इसको शेयर कर देता हूँ, उसका लिंक लेकर के अपनी वॉल पे शेयर कर देते हैं. लोग दो चार कमेंट करने लगते हैं तो उनके कमेंट का जवाब देने लगते हैं. 10 मिनट बाद रियलाइज होता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे. यू फॉरगेट द पाथ. आप पाथ ही भूल जाते हैं कि मैं यहाँ तक आया कैसे, मैं तो एक्सेल बनाने के लिए बैठा था. इस स्थिति को कहते हैं ब्राउजर ब्लैकआउट. आज ब्राउजर ब्लैकआउट की भी स्थितियां लोगों के मन में उत्पन्न हो रही हैं. हाईवे हिप्नोसिस जैसी स्थिति रहती है कि हाईवे हिप्नोसिस में आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और ऐसा सोचते सोचते चला रहे हैं कि जहां रुकना था उससे आगे निकल गए, और आगे जाके पता चला कि ये क्या हुआ. और कई बार 5 मिनट 10 मिनट गाड़ी अपने आप चल गई, और बाद में आप सोच करके देखते हैं कि ये गाड़ी अभी तक कौन चला रहा था. इसे हाईवे हिप्नोसिस की स्थिति कहते हैं. तो कई बार आप 5-10 मिनट विचारों में इतना खो जाते हैं, आपकी गाड़ी कुछ किलोमीटर चल जाती है, और यू रियलाइज कि हु वाज ड्राइविंग द कार फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स. तो ये सारी स्थितियां, इस पे हमें काम करने की जरूरत है. तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा, ये होगा फोकस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पैरामीटर. ठीक है, टोटल 6 है ना. तीसरे पे आ जाते हैं. थर्ड पैरामीटर बताने से पहले एक पजल आपको देता हूँ, मुझे बताइएगा. सपोज करें कि आपको अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, और अहमदाबाद से बड़ौदा की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर. ठीक है. अब आपको एक फरारी गाड़ी दे दी गई है जो शानदार चलती है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा सकती है. बिल्कुल 6 लेन बना हुआ एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे है. और ड्राइव भी फरारी को कर रहा है माइकल शूमाकर. ठीक है.
जो रेसिंग की दुनिया का सचिन तेंदुलकर समझ लें, वो इसको ड्राइव कर रहा है। आइडियली आधे घंटे में ही पहुंच जाना चाहिए, लेकिन यह आदमी 2-2.5 घंटे से चल रहा है, लेकिन अभी भी पहुंच नहीं पाया। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ट्रैफिक जी, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक कोई है ही नहीं। रोड तो बड़ी शानदार है, मैंने ऑलरेडी कहा। डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल भी गलत डायरेक्शन नहीं है। नहीं, लॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मजा ले रहा है जी? नहीं, मजा उसको वहां जाके मिलेगा। बुलक कार्ट ब्लॉकिंग जी? नहीं, बुलक कार्ट भी ब्लॉक नहीं करी। फ्यूल पूरा है, बिल्कुल पूरा फ्यूल है। ब्रेक फेल जी? नहीं, ब्रेक शानदार काम कर रहे हैं, बिल्कुल A1 क्वालिटी के हैं। डायरेक्शन पूरा पता है, स्टार्ट भी कर दिया, मैंने बोला ना चल रहा है। डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सट्रीमली हाइपर फोकस स्टेट में है, इनफैक्ट हाइपर विजिलेंट स्टेट में है। फ्यूल भी बहुत है, रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। ही डजंट वांट टू, अरे जाना भी चाहता है, चलिए। एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। गर्लफ्रेंड साथ है जी? नहीं, गर्लफ्रेंड भी साथ नहीं है, अकेला ही। नो नॉलेज ऑफ डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन तो बिल्कुल क्लियर है, दिमाग में उल्टा जीपीएस में भी लगा रखी, बड़ौदा। ही इज ड्राइविंग एज वेल। चलिए, अब ज्यादा परेशान नहीं करता आपको। सब कुछ बढ़िया है, रोड शानदार है, डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है, फ्यूल गाड़ी में भरा है, व्हीकल फुल शानदार है, ड्राइवर की स्किल भी जबरदस्त है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पूरे रास्ते में कोहरा जमा है, फॉग जमा है, और इस फॉग की वजह से 10 मीटर से आगे कुछ दिख नहीं रहा है। तो तीसरा पॉइंट लिखें, क्लैरिटी। दैट थर्ड एलिमेंट इज क्लैरिटी। व्हाट इज द लेवल ऑफ क्लैरिटी यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ? तो आपके डिजायर्ड सेल्फ और आपके करंट सेल्फ के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो तीसरा एलिमेंट जो डिफरेंस क्रिएट करता है, द थर्ड डिफरेंस इज क्लैरिटी। ओके, सो ऑन a scale of 1 to 10, if 10 is the level of clarity required to produce the desired state, what is the level of clarity you have? Clarity means clarity of what you want to have, clarity of how you want to reach there, and clarity of what you want to become in the process. हैव, डू और बी, तीनों लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू हैव, क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू नीड टू डू in order to achieve that, and clarity of who you would become in the process of achieving. Few people, they have clarity what they want to have, but they don't know what to do about it. Few people, they want to have, they have the clarity of what to do, but they don't know what they will become in the process. That idea is not clear. Done. तो कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत फास्ट जिन्हें ब्रेक थ्रू मिलता है, क्लैरिटी एक ऐसा एलिमेंट है, अगर बाकी सारे डेवलप हो रखे हैं आपके, सिर्फ क्लैरिटी मिसिंग है, तो जैसे ही फॉग हटेगा, ये इंसान ब्रेक थ्रू ले जाएगा, क्योंकि फोकस इसका ऑलरेडी था। बाकी स्किल इसके पास, तो ड्राइवर की स्किल ऑलरेडी, ड्राइविंग पे उसने काम कर रखा है, गाड़ी ऑलरेडी शानदार है, रोड ऑलरेडी बनी हुई है, कहाँ पहुंचना है उसकी भी क्लैरिटी है। तो फॉग हट गया, मतलब अगले आधे घंटे में इंसान वहां पे होगा जहाँ पहुंचना चाहता है। तो कई बार जो आप कईयों में देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई इंसिडेंस या कोई इवेंट ऐसा होता है, सडनली दे बिकम क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, एंड इतनी तेजी से वो ग्रो कर जाते हैं कि आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं कि यार इससे तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ये इतना फास्ट कैसे ग्रो कर गया। तो क्लैरिटी वो एलिमेंट है जो कई बार सारे प्रेजेंट होने के बावजूद ब्लॉक कर रहा होता है, एंड द मोमेंट यू रिलीज इट, यू अचीव रैपिड ग्रोथ इन योर लाइफ। ओके, फोर्थ लिखें, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ड्राइव। फोर्थ पॉइंट लिखें, ड्राइव, DRIVE। आज तो बस सीख लें, आज नोट्स की ऐसे जरूरत नहीं है, आज तो ये तो ओरिएंटेशन है बस, ठीक है। आप बना लें, अगर बना रहे हैं तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इस क्लास की, तब बना लेना नोट्स। तो फोर्थ इज ड्राइव।
इफ 10 इज रिक्वायर्ड, ड्राइव का मीनिंग समझिए, ड्राइव का मतलब डिजायर नहीं होता, ड्राइव का मतलब मोटिवेशन भी नहीं है, ड्राइव का मतलब है हंगर, हाउ हंग्री यू आर टू रीच योर डेस्टिनेशन, आप कितने हंग्री हैं। खाना खाना आपकी डिजायर नहीं है। हाँ, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ये सब डिजायर है, लेकिन भूख जो है दैट्स नॉट अ डिजायर, राइट, इट्स हंगर, इट्स अ ड्राइव। ड्राइव क्या होती है, जिसको अगर आप फुलफिल ना करें तो बिल्ट होने लगती है अंदर से। तो आपको अगर भूख लगी, थोड़ी देर आप उसे दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन और सप्रेस करेंगे तो वो बिल्ट होने लगेगी, राइट, दिस इज कॉल्ड ड्राइव। जैसे स्लीप एक ड्राइव है हमारे अंदर, नींद एक प्रकार की ड्राइव है, आप अगर सोना टालते रहेंगे तो ये ड्राइव बिल्ट होती है, एंड देन कई बार लोग वैसे ही सो जाते हैं फिर। तो भूख है, ड्राइव है। तो ड्राइव आप में हाई है, कैसे पता चले डिजायर और ड्राइव के बीच में? ड्राइव जिसकी हाई है, ये इंसान मैसिव एक्शन ले रहा होगा, भले ही सक्सेस मिल रही है इसको, नहीं मिल रही है अलग बात है, लेकिन इसके एक्शन में हर रोज है, इसका मैसिव एक्शन चल रहा है। जिसमें ड्राइव है वो एक्शन जरूर लेगा। तो इफ यू आर नॉट इन द एक्शन जोन, इट मीन्स देर इज अ डिजायर बट ड्राइव इज नॉट देयर। तो हो सकता है सक्सेस मिल रही हो कि नहीं मिल रही हो, लेकिन ड्राइव वाला इंसान काम करना नहीं रोकेगा, भले ही उसे फेलियर मिल रहा हो, वो जिद्दी हो जाएगा, वो वापस काम करेगा, रिजेक्शन लेगा, फेलियर लेगा, बट वो सेटबैक से फिर उठेगा, लेकिन वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं होगा, उसे कहते हैं ड्राइव। तो ड्राइव में हमेशा इंसान एक्शन लेगा। तो अपने एक्शन को देखें, दैट हाउ मच एक्शन यू आर टेकिंग टुवर्ड्स योर ड्राइव, दैट विल डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ ड्राइव यू हैव। मेनी पीपल दे आर विशफुल थिंकर, दे आर डे ड्रीमर्स। वो बस विशफुल थिंकिंग होती है, उनकी ड्राइव नहीं है, सिर्फ विशेज हैं। काश ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, काश मैं फिट हो जाऊं, काश मैं हील हो जाऊं, काश मैं भी ऐसी एनर्जेटिक लाइफ जी लूं, काश मैं इसमें करियर बना लूं। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग और विशफुल थिंकिंग है, इससे कुछ प्रभाव ना पड़ेगा, हमें ड्राइव जनरेट करनी होगी। तो ये रहा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखें, मोमेंटम। फिफ्थ पैरामीटर इज मोमेंटम। मोमेंटम का मत उल्टा होता है स्टक फीलिंग। मोमेंटम होता है व्हेन एवरी डे यू फील दैट आई एम मूविंग क्लोजर टू माय गोल्स, राइट, एक मूवमेंट अपने गोल्स के तरफ आपको महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। वेयर इज मोमेंटम का उल्टा रहता है स्टकनेस। इट फील्स लाइक आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स बट नथिंग सीम्स टू मूव अहेड। जैसे कि आप एक कीचड़ में या एक दलदल में हैं, जितना हाथ पांव मार रहे हैं उतना ही अंदर धस रहे हैं, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है। या फिर एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, भाग तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। तो कितना लेवल ऑफ मोमेंटम है? ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच मोमेंटम यू आर फीलिंग इन योर लाइफ? जनरली आप देखेंगे जिन एरियाज में आप अच्छे हैं उनमें आपने का मोमेंटम का लेवल, ये पांच, जिस भी एरिया में आप अच्छे हैं आप देखिएगा ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं ये बड़े अच्छे होंगे उस एरिया के अंदर। लेकिन जहाँ पे आप स्ट्रक हैं ये एलिमेंट्स बहुत ही डिस्टोर्टेड आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्लियर है जी? और छठा क्या होता है? फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ है पर्पस। अब पर्पस क्योंकि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ तो उस पर ज्यादा बात नहीं करते। पर्पस मीन्स अ सेंस ऑफ मीनिंग। एक पर्पस बेसिकली क्या होता है? पर्पस इज बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर लुकिंग योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, स्पेशली अपने वर्क को, अपने काम को आपने क्या कॉन्टेक्स्ट दे रखा है? पर्पस बेसिकली अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस कॉन्टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड में आपके सारे काम चल रहे हैं। सो वॉट एवर यू डू देर इज अ बैकग्राउंड, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पर्पस है कि लोगों को, 100 मिलियन लोगों को उनके पोटेंशियल से कनेक्ट करना, उनको लिबरेट करना उनकी लिमिटिंग बिलीफ से, उनको इस ऐसी शेयर करना उनके साथ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट करना उनमें कि वो फाइनली जो डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंच जाएं। तो आप देखिए मेरी 3 कंपनीज हैं, तीनों कंपनीज के अंदर थीम सेम है, थीम चेंज नहीं हुई है, पर्पस तीनों में चेंज नहीं हुआ है। एक में ये सब ट्रेनिंग चल रही है। एक कंपनी है जो कोचेस को आगे बढ़ने में, उनको मार्केट करने में, उनको क्लाइंट बेस बनाने में, उनका करियर बिल्ड करने में मदद करती है। तो अगेन कोचेस को बिल्ड करने का काम कर रही है। एक जो प्रधानमंत्री जी ने
अप्रिशिएट किया है, वो काम करती है कोचेस को इंटीग्रेट करने का, कि एक प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे कोचेस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक अपने कोर्सेज के जरिए या अपने कंसल्टेशन के जरिए ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक कांस्टेंट थीम है पर्पस की, भले ही मैं कितने भी काम करूं, मगर एक कॉन्टेक्स्ट हमेशा पीछे बैकग्राउंड में चलता है, दैट इसका इम्पैक्ट मेरे और मेरे परिवार के बियॉन्ड कैसे जा सकता है, दैट दैट कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज देयर। ओके, सो सिक्स्थ एलिमेंट इज आवर सेंस ऑफ पर्पस। ये 6 एलिमेंट हैं जिन पे हमें काम करना है, और जब हम इन 6 एलिमेंट्स पे डीपली काम करेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरली चीजें आपके बिहेवियर में आएंगी। जब भी आप बिहेवियर में लाना चाहेंगे तो अब आपका साइकोलॉजी उसे सपोर्ट करेगा रेजिस्टेंस पैदा करने के बाद। आज ज्यादातर क्या होता है, आप अपने इनर बीइंग पे काम किए बिना अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी या आपका मन सब उसे रोकता है आपको जाने से, कि अभी मत जाओ वहां पे, कल चले जाना, परसों चले जाना, ऐसा कौन सा तुझे मॉडल बनना है या कौन सा तुम्हें फैशन में जाना है, अभी भी तो ठीक ही है, अगले हफ्ते कर लेंगे। देर इज सो मच रेजिस्टेंस इनसाइड इट, so there is something inside you which is stopping you, right? So जब तक हम वो क्लियर नहीं करेंगे, once you clear that, then there will be something inside you that will push you. So जो लोग जो हर रोज डिसिप्लिन में है, कंसिस्टेंसी में है, उनके अंदर से पुश आ रहा है एक्शन लेने के लिए, बिकॉज दे वर्कड ऑन देयर बीइंग, सो द बीइंग इज पुशिंग देम टू एक्सप्रेस इट इन योर बिहेवियर, एंड जब आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंटली आएगा, तो देन ऑफ कोर्स यू विल गेट द रिजल्ट्स एज वेल। क्लियर है जी? डेस्टिनेशन कैन कीप चेंजिंग, या डेस्टिनेशन चेंज हो सकती है, पर्पस चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन इज लाइक अ गोल, राइट? तो कई बार अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आपको कुछ माइलस्टोन्स अचीव करने लग पड़ते हैं, राइट? दोज माइलस्टोन्स बिकम्स अवर गोल। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको एक ऑथर बनना है, आपको किताब लिखनी है, राइट? तो आज मेरा गोल है कि मैं 1000 वर्ड्स लिखूंगा, राइट? कल मैंने बनाया कि नहीं, आज मैं 1500 वर्ड्स लिखूंगा, सो दिस गोल इज चेंजिंग, राइट? बट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इज रिमेनिंग सेम। अल्टीमेटली everything will combine to create, to represent one thing, that is book, right? तो चलिए, अब मैं आपको ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा, इसके बाद मैं आपको आपकी रिपोर्ट समझाऊंगा कि उस रिपोर्ट का क्या मीनिंग है। अब आपको सब समझ में आ जाएगा कि रिपोर्ट क्या करती है। आप लोगों को एक असेसमेंट मिला होगा, जिन्होंने वो असेसमेंट भर के भेजा उनको एक 9 पेज की रिपोर्ट मिली होगी। तो वो रिपोर्ट क्या है, उसको कैसे समझते हैं, वो कैसे इन सब पैरामीटर्स को कैलकुलेट करती है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब टाइम है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें। यू शुड ब्रेनस्टॉर्म, ओके? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इस पूरी वर्कशॉप में आप लोगों को मैं ब्रेकआउट रूम्स में भेजा करूंगा। आज शॉर्ट क्लास है तो ज़्यादा समय नहीं दे रहा, लेकिन क्लासेस में आपको थोड़ा और समय मिला करेगा। ब्रेकआउट रूम समझते हैं क्या होते हैं? यू अंडरस्टैंड ब्रेकआउट रूम्स? यस। तो अभी आप लोग क्या मेन रूम में हैं? जो नहीं समझते उन्हें बता दूं कि अभी हम सब लोग जूम के मेन रूम में, जिस रूम में सबके सब एक साथ हैं, राइट? ब्रेकआउट रूम क्या है? यही मेन रूम बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, जो एक ग्रुप में 6-7 लोग मैं रखूंगा सिर्फ। तो 5 से 6 लोग एक ग्रुप में रहेंगे, और अभी तक